नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत सी घटनाएं ऐसी घटित हो जाती है जो हमारी स्मृति में शेष रहती है और समय बीतने के साथ भी वो मद्दिम नहीं पड़ती। कहीं न कहीं घूम फिर कर हमें वो तमाम स्मृतियां एक बार फिर से ताज़ा हो जाती है। ऐसी ही एक घटना को मैंने यहाँ पर एक संस्मरण के रूप में लिखा और जो शब्द दिए हैं वो आप तक पहुँचाने की मेरी एक विनम्र कोशिश है। इस संस्मरण का शीर्षक है काश बाबूजी आ जाते। जीवन यापन के लिए जरूरी रोजमर्रा के काम निपटाकर घर पहुंचते ही श्रीमती जी ने फरमान सुना डाला, काम तो होते रहेंगे जिंदगी भर, पहले आज ही जाकर बाबूजी को ले आते तो अच्छा रहता। कितने अकेले पड़ गए हैं वो माँ के जाने के बाद। उनका आग्रह, आत्मीयता और दायित्व बोध से भरा ये आदेश अपनी जगह सही भी था। सच ही है कि माँ के कुछ ही माह पूर्व हुए प्रयाण से बाबूजी बहुत अकेले से हो चले थे। जब जब भी उनकी कुशल क्षेम ज्ञात करने जाता, मिलने पर उनकी फीकी सी हंसी और चिर परिचित स्मित मुस्कान चेहरे पर आती। बस जैसे सूर्यदेव कहीं बादलों की ओट में कभी कभार झांक कर फिर से अदृश्य हो जाते हैं, वैसे ही बाबूजी की प्रतिक्रिया महसूस करता। शून्य में ताकते रहते, लंबी बीमारी में 24 घंटे माँ के सिरहाने बैठे रहने वाले बाबूजी को माँ का बिस्तर ही अब सर्वस्व सा दिखाई देता। अब भी उस कमरे से सिर्फ दैनिक कर्म से निवृत्त होने को बाहर आते, ज्यादा से ज्यादा बराबर के कमरे में सोए बरसों से लाचारगी को ओढ़े बड़े भाई को आते जाते पूछ लेते, किया है बाबू, ठीक है नी? खुद ही पूछ लेते, खुद ही सवाल करते, खुद ही जवाब देते और तेजी से अपने कमरे की ओर चले जाते। मानो माँ का कमरे की ओर लगातार आना जाना उनको याद आ जाता। लगता जैसे माँ आवाज दे रही है उनको फिर से कमरे में। माँ भी तो आखिरी बरसों में बाबूजी को एक पल भी ओझल नहीं होने देना चाहती थी। क्षण भर भी नहीं दिखते बाबूजी तो बोल पड़ती, आवाज लगाने की कोशिश करती, किन्ने गया, बैठ जाओ, पगा में दर्द उदासी तो। चाहे अवस्थाजन्य पैर दर्द से बाबूजी अभ्यस्त हो चुके थे, पर माँ को तो ये भी अपने पास ही बिठाए रखने का सबसे बेहतर बहाना लगता। जीवन का संध्या काल भी कितना अजीब होता है मित्रों। जिंदगी भर परिवार के पालन पोषण में कठोर परिश्रम करने वाले माँ बाबूजी को मैंने हमेशा दो देह और एक प्राण सरीखे सर्वस्व झोंकने वाले रूप में देखा हुआ था बचपन से। खेत, दुकान, नौकरी, सभी मोर्चों पर घर के सुख दुख भरी जिम्मेदारियों को साथ साथ निभाते, सभी में दूध पानी सरीखे मिलाप की मिसाल पेश करते, उनके ऐसे प्रयास हम भाई बहनों के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहे। खैर, श्रीमती जी ने झिंझोड़ा और बोली, सोचते रहोगे या जाओगे भी? इतना याद कर रहे हो कई दिनों से उनको, तो बस पकड़ो और ले आओ बाबूजी को इस बार साथ में, कैसे भी मना कर। विचारों के गहरे भंवर में डूबता उतराता जाकर बस में बैठ गया। पर मन भी कितना अजीब चीज है मित्रों। बस रवाना हो गई और फिर से मन में विचार उमड़ घुमड़ कर आने लगे। बाबूजी इस बार शायद मान जाएं, भाई भी अभी कुछ ठीक ही चल रहे हैं, कुछ भी हो जाए बाबूजी को हवा पानी बदलने के बहाने ही सही एक बार यहाँ लाऊंगा जरूर। इसी उधेड़-बुन में कब बस शहर से बाहर निकलकर राजमार्ग पर फर्राटा भरती हुई मेरे शहर तक पहुंच गई, पता ही नहीं चला। नमी से भीगी और आती हुई सर्द ऋतु की सौंधी खुशबू लिए ठंडी हवा चेहरे पर लगी तो कुछ सुकून सा मिला। आंखें बंद सी होने लगी, सपना भी आया तो कैसा। माँ का खाली पलंग और बाबूजी का तेजस्वी चेहरा जो धीरे धीरे निस्तेज होता देख रहा था। घबराकर हड़बड़ाकर आंखें खोली तो बस को अपने शहर में प्रवेश करते पाया। अजीब सी ऊहापोह से होता अपने शहर की सड़कों गलियों के संकरे से और संकरे होते रास्तों से गुजरता घर की ओर चल पड़ा।
मेरा शहर भी कभी आबाद और बहुत खुला खुला था। पाटों पर हथाई करते 3-3 पीढ़ियां एक साथ शाम को बैठती और देश दुनिया घर परिवार के सुख दुख साझा करके एक स्वस्थ समृद्ध विरासत अगली पीढ़ी को सौंप देती। यहाँ कोई राज पर्दों के पीछे नहीं था। मेरे शहर में गले मिलते से सभी के सटे हुए मकान और दिल मिलाते सोने से 24% खरे लोग शहर की खास तबीयत मैंने देखी हुई है बचपन में। अब तो बेरोजगारी और ऊपर से वैश्विक महामारी कोरोना ने इस शहर को बदहवास कर दिया है। हर गली हर मोहल्ले चौराहे पर चक्का जाम के हालात से होने लग गए हैं। पान की, चाय की, कचौरी की, भुजिया की, खिलौनों की, न जाने कितने कितने तरह की दुकानें सज चुकी हैं, ठेले लग गए हैं, खोखे लग गए हैं। ऊपर से कभी ठूस ठूस कर सवारियां भरते और इस शहर की पहचान बन चुके टेम्पो महीनों से कोरोना के कारण उदास से मिट्टी सने हर गली में हर मोड़ पर जगह जगह खड़े अपनी किस्मत को कोसते लग रहे थे। खैर, अजीब से असमंजस और उधेड़बुन के साथ घर में दाखिल हुआ। अजीब सा सन्नाटा पसरा था चारों ओर। सब अपने अपने कमरों में मानो कैद होकर रह गए थे। माँ क्या गई, घर की सारी रौनक ही चली गई थी। बाबूजी रोज की तरह ही शून्य में ताकते हुए मिले। जाकर प्रणाम किया। एक बारगी उनकी आंखों में चमक देखी। हालचाल पूछने का हौसला किया मैंने। अपनी चिर परिचित मुस्कान को सायास चेहरे पर बिखेरते हुए फीकी सी हंसने की कोशिश करते इतना ही बोले, आ गए बेटा, अच्छा किया, अब थोड़ा आराम कर लो, सफर से आए हो। इतना कहकर हाथ में पकड़ी भगवत गीता के पृष्ठ पलटने का एक नाकाफी सा उपक्रम करने लगे और अपनी व्यस्तता और अंदर के उबाऊपन को छिपाने का प्रयास करने लगे। मेरी हिम्मत न हुई कि उनसे कुछ बात चलाऊं, मेरे साथ इस बार चलने की बात कहूं। सोचा रात को खाने पर बात करूंगा बाबूजी से। पास ही कमरे में बरसों से बिस्तर पकड़ा भाई पहले से ही अपनी बेबसी, बेचारगी और मां की स्थायी अनुपस्थिति का सोच सोचकर अवसाद के अंतहीन गड्ढे की ओर जा रहा था। क्या बात करता बाबूजी की बाई से। बस प्रणाम करके कुशल क्षेम पूछी और घर के पिछले हिस्से में जाकर बुत बनकर बैठ गया। रात को जब चलने की बात चलाई बाबूजी से तो इतना ही बोले, भाई की हालत तुम देख ही रहे हो ना, बैठ पाता है न चल पा रहा है अब तो, फिर भी तुम बार बार कहते हो तो कल देखता हूं। इतना कहकर सरोवर से शांत होकर बाबूजी अपने कमरे में चले गए। मैं भी दिन भर के सफर से थका था, सो अपने कमरे में जाकर लेट गया और कल की सुबह का इंतजार करने लगा। बाबूजी ने कल का कहा है, कल मान जाने चाहिए, कैसे भी कुछ दिनों के लिए ही सही, इस बार तो लेकर जाना ही है बाबूजी को अपने साथ में। इसी उधेड़बुन में सुबह का इंतजार करते करते आंख लगने लगी। नई सुबह का इंतजार इतना लंबा भी हो सकता है, ये मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस किया। खैर, सुबह सवेरे किसी परीक्षार्थी की भांति तैयार होकर परिणाम सुनने की उम्मीद लगाए धीरे से बाबूजी के कमरे का दरवाजा खोला। देखा वो गहरी नींद में सो रहे थे। बस उनकी चिर परिचित बाल मुस्कान चेहरे पर तैर रही थी और गूंज रही थी उनकी सायास प्राणवायु खींचती छोड़ती श्वासों की चिंताजनक आवाजें। सिहरन सी होने लगी ये सोचकर कि उम्र के इस मोड़ पर इंसान को अकेलापन कहां लाकर खड़ा कर देता है, जहां जीवन हकीकत में बोझ बन जाता है। बाबूजी के चलने को लेकर प्रदर्शित रवैये से उत्साह के अतिरेक में घर फोन मिलाकर श्रीमती जी को सूचित करने की कोशिश करता हुआ मैं घर से थोड़ा बाहर की तरफ आ गया था। दरअसल 500 साल से भी पुराने इस शहर में आसपास सेठ साहूकारों की बड़ी बड़ी मगर बुतहा और खाली हवेलियां खड़ी हैं, जो नेटवर्क को अक्सर बाधित करती रहती हैं। सेठ लोग तो शहर को विदा कर परदेश खाने कमाने कई पीढ़ियां पहले प्रस्थान कर चुके। पीछे उनकी हवेलियां भगवान भरोसे खड़ी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। बमुश्किल घर फोन मिला ही था कि अचानक से पीछे से धड़ाम की आवाज आई। घर के मुख्य द्वार से ही वापिस बदहवास सा घर के अंदर भागा। जो देखा नजारा वहां का तो पैर मानो धरती से चिपक से गए। लगा मेरी तो पूरी दुनिया हिल गई है। किसी सदियों पुरानी इमारत को पलक झपकते
धराशायी होते महसूस किया। भागकर अंदर पहुंचा। अज्ञात आशंका की अनगिनत कड़कड़ाती बिजलियां भीतर के मनो आकाश में कौंधने लगी। देखा तो होश फाख्ता बाबूजी अपने ही पलंग के पास जमीन पर गिरे पड़े थे। बदहवास, दर्द से कराहते, पसीने से भीगे, मूर्छा सी हावी हो गई थी उन पर। मेरा और साथ में बाबूजी का भी पल भर के लिए दिमाग ठस। होश फाख्ता वे कब जागे, खड़े हुए और पता नहीं कब उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हुआ होगा और कैसे वो गिर पाए समझ नहीं पाया मैं। क्षण भर दिलो दिमाग को संयत करते हुए मैंने कांपते हाथों से उन्हें संभाला, पर असहनीय दर्द की लकीरें चेहरे पर और घबराहट उनकी उखड़ती सांसों पर हावी हो रही थी। पीठ पर हाथ फेरते सहलाते हुए हिम्मत बंधाई और फोन करके परिजनों चिकित्सकों को बुलाया। प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाने का वो वक्त सदियों से भी मुझे लंबा लग रहा था। कहाँ तो बाबूजी को साथ ले जाने आया था, कहाँ उनके साथ एम्बुलेंस में अस्पताल आ पहुंचा हूं। सच है, सब कुछ इंसान का चाहा और सोचा नहीं हुआ करता। उदास मन से कर्तव्य बोध के साथ भारी कदमों से चल पड़ा अस्पताल। फिर तो जांच, एक्सरे, खून के इंतजामात, विकट अस्थि भंग की शल्य क्रियाएं, पीड़ादायी सफर शुरू हो गया। सुबह शाम दिन रात सप्ताह गुजरते गए, अपनी गति से वक्त चलता गया। आशा निराशा उम्मीद नाउम्मीद की नैया में डोलते मेरी हालत उस नाविक जैसी थी जिसकी पतवार अब पूरी तरह से हालात के हाथों में थी। लाख कोशिशों के बावजूद भी बाबूजी गिरे तो फिर ठीक से उठ नहीं पाए। जीवेषणा की जितनी बातें की सब किताबी सी लगी, उन पर तो मानो वैराग्य और मायावी दुनिया से मोहभंग हावी हो चला था। कोई कमरे में आता भी तो क्षण भर आंख खोलते, हल्की सी हंसी की कोशिश करते और सोने का उपक्रम करने का दिखावा ही कहूंगा करने लगते। असल में मां के साथ ही मानो उनकी भूख प्यास नींद विदा हो चुकी थी महीनों से। अब तो जीवन ही उनको अर्थहीन सा लगने लगा था। अंदर ही अंदर खोखलापन और खालीपन उनको खाए जा रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी 20 दिनों से भी ज्यादा वक्त तक संघर्ष जारी करता रहा, आगे बढ़ता रहा और बाबूजी भी अंततोगत्वा उधर बढ़ गए जिसे हम महाप्रयाण कहते हैं। मां से मिलने की शायद उनके मन में यही एक भावना रही होगी। डॉक्टरों की फौज खड़ी की खड़ी रहेगी, कुछ भी नहीं कर पाए हम। हैं से थे का ये उनका 84 साला सफर कैसे एक क्षण में पूरा हो गया, आज तक समझ नहीं आया। मां से मिलने को इतने आतुर हो जाएंगे कि हम सबको रोता बिलखता छोड़ जाएंगे सदा के लिए और यूं अचानक चले जाएंगे, इसकी तो कल्पना हमने स्वप्न में भी नहीं की थी। काश बाबूजी आ जाते, काश ये सब ना हुआ होता, काश बाबूजी नहीं गिरते। केवल और केवल काश के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।